हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड पेपर सन 2024 सेट नंबर 4। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले के सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में बोल रखा है डाई एजोनियम लवण के बनाने की विधि लिखिए और इसके 5 रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, 5 रासायनिक समीकरण कौन से, जिनसे जो रासायनिक गुण होते हैं वो वाले हमें 5 समीकरण देने हैं। ठीक है, तो देखते हैं डायज़ोनियम लवण बनाने की विधि क्या है। बेटा जब एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं तब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया डाइएज़ोनीकरण कहलाती है, डाइएज़ोकरण कहलाती है। बेटा ठीक है, तो देखो हम जैसे एनिलीन लेते हैं और एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl डालते हैं और इससे प्राप्त होता है हमें रिएक्शन के दौरान ही HNO2। अब HNO2 इससे रिएक्ट करता है तो हमारा प्राप्त होता है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसी केमिकल रिएक्शन, हमें 4 केमिकल रिएक्शन बतानी है। तो पहले देखते हैं बेटा सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है, ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है। ठीक है, और इसको भी हम ऐसे कॉपर साल्ट से रिएक्शन कराते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 1 होती है, जैसे Cu2 प्लस Cl2। जो Cu2 Cl2 है ना बेटा, यहाँ पे अगर देखें कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 1 है तो इसकी उपस्थिति में HCl से रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड जो है बेटा, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड जो है इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम HCl से, किसकी उपस्थिति में, Cu2 Cl2 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या होता है, जो नाइट्रोजन ग्रुप है, मतलब डाइएज़ोनियम जो ग्रुप है नाइट्रोजन का, ये रिमूव हो जाता है, ये देखो रिमूव हो गया है और हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम चाहें तो हम Cu2Br2 की उपस्थिति में HBr से करा सकते हैं तो हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगी। तो बेटा ये जो रिएक्शन कहलाती है सैंडमायर अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया से बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। तो हमारी पहली रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब दूसरी रिएक्शन बात करते हैं गाटरमान रिएक्शन। बेटा गाटरमान जो रिएक्शन होती है उसमें भी हमारा सेम प्रोडक्ट प्राप्त होता है, लेकिन इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम कॉपर, पिसे हुए कॉपर का चूर्ण लेते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। ठीक है ना, तो कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में जैसे HBr से रिएक्शन करा देते हैं या कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और CuX प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कहलाती है गाटरमान अभिक्रिया। इससे भी वही प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है जो सैंडमायर से प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट की मात्रा होती है वो कम होती है। तो सैंडमायर अभिक्रिया कुछ ज्यादा ही अच्छी है इससे। ठीक है, लेकिन पेपर की दृष्टि से देखा जाए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों नियमित रिएक्शन है, दोनों आपको याद रहनी चाहिए। जो तीसरी रिएक्शन देखते हैं, तीसरा ये है रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। ठीक है बेटा, आयोडाइड आयन द्वारा रिप्लेसमेंट देखते हैं। देखो तो ये देखा गया बेटा, आप चाहे सीधे कि आप चाहे डाइएज़ोनियम साल्ट से रिएक्शन करा दें सीधे सीधे आयोडीन की तो हमारे लिए आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अगर हमें आयोडोबेंजीन चाहिए तो हमें Ki से रिएक्शन करानी पड़ती है बेटा। जब Ki से रिएक्शन कराते हैं तो N2 यहाँ से निकल जाता है, KCl निकल जाता है और बचता है I यहाँ जाकर शिफ्ट हो जाता है, तो ये बनता है आयोडोबेंजीन। ठीक है, अब हम चौथा एंड लास्ट रिएक्शन देखते हैं। चौथा जो लास्ट रिएक्शन है ये रिप्लेसमेंट बाय हाइड्राइड आयन। ठीक है बेटा, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो अच्छा मैंने गलत पढ़ दिया है, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन है बेटा। ठीक है, फ्लोराइड आयन लिखा हुआ है, हाइड्राइड लग रहा है। ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन, फ्लोराइड आयन जो होता है उसका प्रतिस्थापन करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने फ्लोरोबोरिक एसिड ले लिया है, इसके रिएक्शन कराते हैं बेटा तो हमें प्राप्त होता है बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट प्राप्त होता है। ठीक है, इससे डायरेक्टली नाइट्रोजन रिमूव नहीं होता, ये हमारे पहले कंपाउंड बन करके आता है और ये थोड़ा स्टेबल कंपाउंड होता है, उसको थोड़ा हीट करते हैं तो हमारे लिए ये फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और VF3 और N2 प्राप्त होता है। ये हमारे चारों रिएक्शन कंप्लीट हो गए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा, हमारा क्वेश्चन ये था कि डाइएज़ोनियम साल्ट बनाने की विधि बताइए और 4 केमिकल रिएक्शन की समीकरण दीजिए। तो हमने 4 समीकरण क्लियर कर दिए हैं।
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बताया गया है एमीन के विरचन की 5 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। एमीन के विरचन की मतलब अमीन जो होता है इसके प्रिपरेशन की हमें 5 रासायनिक समीकरण दिए चाहिए। तो प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमीन। तो मेरा पहला हम तरीका देखते हैं। पहला हमारा जो तरीका है वो है क्या है, रिड्यूसिंग ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, तो नाइट्रो यौगिकों का हम अपचयन कराते हैं। जैसे हमारे पास ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका हम हाइड्रोजन की और पैलेडियम की उपस्थिति में जब अपचयन कराते हैं तो प्राप्त होता है बेटा एनिलीन। ठीक है, एक तो तरीका यही हो गया हमारा। दूसरा है हमारा तरीका अमोनोलिसिस ऑफ एराइल हैलाइड। तो बेटा ये हमारे पास एराइल हैलाइड का हम क्या करते हैं, अमोलिसिस ऑफ एराइल हैलाइड। ये हमारे पास एराइल हैलाइड है, इसके अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, इसको बोलते हैं अमोलिसिस ऑफ एराइल हैलाइड। लेकिन ये NaOH की उपस्थिति में होती है तो यहाँ से NaX निकल जाता है बेटा। तो क्या निकल जाता है, NaX निकल जाता है। ठीक है, H2O निकल जाता है यहाँ से। ठीक है, हमारे प्राप्त होता है RnH2। इसके अगर मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो उसका ये मैकेनिज्म लिखा हुआ मैकेनिज्म भी आप देख सकते हो। कैसे कैसे क्या होता है बेटा, ये दोनों मिल करके आपस में बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक साल्ट। और साल्ट की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, बॉटम मॉलिक्यूल निकल जाता है, NaX बनता है और हमारी प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिड्यूसिंग ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप का हम अपचयन करा दें तो ठीक है बेटा। तो देखो हमारे पास ये है एल्किल साइनाइड है। ये क्या है, एल्किल साइनाइड है। इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन कराने के लिए हम LiAlH4 भी डाल सकते हैं, हम ये भी डाल सकते हैं, H2 पैलेडियम भी डाल सकते हैं। जब उसका रिड्यूसिंग कराएंगे तो बेटा हमारे लिए क्या होगा, इसमें देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला ही एमीन प्राप्त होगा हमारे लिए। ठीक है, हम बात करते हैं रिड्यूसिंग ऑफ एमाइड। ये हमारे पास एमाइड ग्रुप है, इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमारे लिए बेटा यहाँ पे 2 कार्बन वाला एमीन ग्रुप प्राप्त होता है। ठीक है, एंड 5वां जो रिएक्शन है हाफ माइन ब्रोमाइड का निम्नीकरण। ठीक है बेटा, हमारे पास ये एमाइड है और ब्रोमीन की उपस्थिति में इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं 4ANOH से, तो हमारी प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है और Na2CO3 प्राप्त होता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, हमारा खा वाला क्वेश्चन है, लिखा है क्या होता है जब डी ग्लूकोज निम्नलिखित से अभिक्रिया करता है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा हमारे पास ये डी ग्लूकोज है। अब ये डी ग्लूकोज है, ये हमारा HI से रिएक्शन करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एनहेक्सेन प्राप्त होता है बेटा। ठीक है, तो देखो डी ग्लूकोज को HI के साथ, ठीक है बेटा, डी ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर एनहेक्सेन प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज की संरचना में 6 कार्बन की सीधी चेन होती है। ठीक है, ये बात भी यहाँ सिद्ध हो जाती है। अब सर अगला जो क्वेश्चन है बेटा, हमारा रिएक्शन कैसे कराना था, हमें NH2OH से रिएक्शन करानी थी बेटा। देखो ये दे रखा है हमारा सेकंड पे, देखो हमारा क्वेश्चन जो अभी था, क्वेश्चन में दे रखा है बेटा NH2OH से रिएक्शन करानी है सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो हम इसी से रिएक्शन करा रहे हैं, NH2OH से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बेटा, हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर ये चीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगले पे हम चलते हैं। अगला जो हमारा रिएक्शन है थर्ड है बेटा, हम देखो हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के रिएक्शन ब्रोमीन जल से कराते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा ये, तो ये CHO ग्रुप के लिए COH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारी ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अब देखो बेटा चौथा रिएक्शन जो है इसका हम HNO3 से रिएक्शन कराएंगे और HNO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हमें बेटा यहाँ COH प्राप्त होता है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पे भी COH प्राप्त होता है, बोलते हैं साइक्लेरिक अम्ल। ठीक है ना, जब HCN से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो हमारी इससे ये रिएक्शन करता है, हमें ये प्राप्त होता है, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रेन। ठीक है बेटा, अब हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित पे टिप्पणी दीजिए। अब प्रोटीन का विकृतीकरण का हम समझाना है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित तृतीय संरचना एवं तृतीय संरचना को छोड़कर नई संरचना प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें इसके प्राथमिक संरचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे अंडे को गर्म करना,
मैं आपको थोड़ा समझा लूँ बेटा व्यवहारिक भाषा में। देखो जैसे अंडा होता है ना, अंडे के अंदर जो भरा हुआ होता है प्रोटीन, उसकी एक फिक्स संरचना होती है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर अंडे को हम गर्म करते हैं तो देखते हैं आप अंडा छटक जाता है, अंडा टूट जाता है, तो उसकी संरचना टूट जाती है। इसको बोलते हैं विकृतीकरण होना। अंडे की प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, ठीक है। जैसे मतलब जो अंडे की संरचना होती है, अंडे के अंदर जो प्रोटीन संरचना होती है उसकी विकृति हो जाती है, बदल जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन का विकृतीकरण। सीधी भाषा में कहें तो प्रोटीन की संरचना जो होती है किसी कारणवश वो टूट जाती है, इसको हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन का बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं। अगला जो हमारा है न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, क्या है बेटा, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आम भाषा में सटीक बिल्कुल सही है ये, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अगर हम थोड़ा लॉन्ग लिखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे बायोमोलिक्यूल जो आनुवांशिक जानकारी को स्टोर करते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक ट्रांसफर करते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं ये भी, ठीक है। ये दो टाइप के हुआ करते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। तो इसकी खोज सबसे पहले कोशिका के केंद्रक या न्यूक्लियस में की गई थी, इसलिए हम न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है इसको। क्यों कहते हैं न्यूक्लिक एसिड इसको, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले कोशिका में हुई थी, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन 2 नंबर में है, तो 2 नंबर के लिए तक काफी है, ठीक है, 2 नंबर के लिए, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हमारा सेट ये कंप्लीट होता है। अब नया सेट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।